अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू नो मेरा नाम तारिक महमूद है। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर जो बुक फॉलो कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय फ्लॉयड होगा। वो आप लोगों को लाइब्रेरी से भी मिल जाएगी और इसकी अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। सो मोस्टली जो मटेरियल है मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त वो जो है बुक से लूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब वीडियो से डिलीवर करूँगा। मतलब कुछ मटेरियल यूट्यूब से लिया होगा, कुछ डिफरेंट रिसर्च पेपर्स होंगे या फिर डिफरेंट बुक्स होंगी। सो नॉट ओनली दिस बुक, इसके अलावा भी मटेरियल होगा, लेकिन वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। लेकिन अ, आप लोग जो है थ्रू आउट इस लेक्चर के थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट आप इस बुक को फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन सिनेरियो हम हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि मैं आप लोगों को इस तरह से वीडियो लेक्चर भेज दिया करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और सपोज करें कि आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि गुंजाइश ना रहे मैं तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियरली डिस्क्राइब कर दूं। लेकिन एज यू नो पीपल के जो है ना कोई पॉइंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वजह से रह जाता है कि टीचर ये अज्यूम करता है कि ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जहन में जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, फील फ्री टू आस्क इन द ग्रुप। और ग्रुप में आप लोग जो क्वेश्चन पूछा करेंगे वो टेक्स्ट लिख के पूछा करेंगे। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप इंग्लिश में ही टेक्स्ट लिखें। आप मैसेज वाली जो लैंग्वेज है यानी कि रोमन, उर्दू और उन चीज़ों को मिला के इंग्लिश वगैरह को जो आप टेक्स्ट के दौरान मैसेजेस के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं वही कर सकते हैं। अब वहाँ पे आप लोग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। जो टेक्स्ट मैसेज होगा मैं उसका रिप्लाई टेक्स्ट की फॉर्म में भी कर सकता हूँ और ऑडियो की फॉर्म में भी रिपीट कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की तरफ से ऑडियो आएंगे तो मोस्टली ये होता है कि सारे स्टूडेंट्स उस ऑडियो को नहीं सुनते। लेकिन अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको क्वेश्चन समझ के सारे लोग पढ़ेंगे ज़रूर। और जब मैं उसका रिप्लाई किया करूँगा टैग करके तो देन सारे लोग उसको सुन लिया करेंगे। सो कीप these things in your mind कि feel free to ask as many question as you can। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। डोंट हेजिटेट कि जो दूसरा लीडर है या दूसरा ग्रुप फेलो जो है या आपका क्लासमेट आपके लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर हंसेगा कि तो नहीं कि ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंस ऑल द क्वेश्चंस। और अगर आपने सपोज करें क्वेश्चन पूछना है जिस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मैक्सिमम क्या करें कि इस वीडियो लेक्चर का जिस जगह पे आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लें और वो ग्रुप में अटैच करें और साथ क्वेश्चन पूछने के सर आपने इस जगह के ऊपर ये बात की थी तो इसका क्या मतलब है, या इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें या जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो। सो दीज आर द जनरल थिंग्स जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ कमिंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक, हम लोग जो इसके अंदर बिफोर डिस्कसिंग एक्चुअल टॉपिक्स हम लोग थोड़ी सी बेसिक को डिफाइन कर लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आवर फिजिक्स। देन उनको लेके हम लोग उसी बेस को बनाते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेजर टॉपिक्स हैं या रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें जो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग जब मैक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ जाते हैं, मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को ब्रेक करते हुए डीपर वर्ल्ड के अंदर जाना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग उसको ब्रेक करते हुए चलते जाएंगे और एक स्टेज आएगी कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक जिसको हम लोग आम ह्यूमन आई की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस लेवल से हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल जिसको हम लोग नॉर्मल ह्यूमन आई की मदद से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब उसको हमें ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई खुर्दबीन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत होती है। सो उस लेवल के ऊपर जब हम लोग जाते हैं डीपर वर्ल्ड के अंदर तो वहाँ पे हमारे पास जो एक मटेरियल होता है वो उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है कुछ इस तरह का। ठीक है।
इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बहुत से अब होता बेसिकली क्या है साइंस के अंदर कि जो भी हमारे सामने फिनोमेना होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए पॉसिबल मेथड्स डिफाइन करते हैं, और वो जो पॉसिबल मेथड्स होते हैं उनको हम लोग मॉडल्स का नाम देते हैं। सो इस डीपर वर्ल्ड के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर डिफरेंट मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं कि इस माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो दुनिया है वो किस तरह की है। सो उन मॉडल्स में से वन ऑफ द जो मॉडल है वो बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल क्या कहता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है जिस तरह से हमारे पास सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय द प्लैनेट्स है। सिमिलरली यहाँ पे जो सेंटर में न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर है जिसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और ये सराउंड कर रहा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। हर जो एटम होता है उसका यूनिक जो है ना उसके पास यूनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मसलन अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और जो अगर हम हीलियम एटम की बात करें तो उसके अंदर दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद से एक एटम दूसरे एटम से डिस्टिंग्विश हो रहा होता है। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब होता क्या है कि तमाम जितने भी एटम्स होते हैं वो नेचुरली न्यूट्रल स्टेट के अंदर होते हैं। इसका क्या मतलब है कि उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो सेम होती है। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के अंदर बात करें तो यहाँ पे देखें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और नेचुरली इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। सो इस वजह से ये न्यूट्रल एटम है। सिमिलरली हीलियम एटम के अंदर अगर आप लोग देखें तो दो प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो है ना ये भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो इस वजह से जो ये एटम भी है वो आपके पास न्यूट्रल स्टेट के अंदर है। सो इन दिस स्लाइड वी जस्ट समराइज दिस के जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर दुनिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिनमें वन ऑफ द मोस्ट जो क्लोजेस्ट वन था वो बोहर मॉडल था, जो क्या कहता था कि ये जस्ट लाइक प्लानिटरी सिस्टम है, सेंट्रलाइज न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और इन नंबर्स की जो तादाद होती है वो बेसिकली एक एटम को दूसरे एटम से डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर कहलाता है। और नेचुरली जो तमाम एटम्स हैं वो न्यूट्रल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मीन कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो नेचुरली है वो सेम होती है। नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे देखें हम लोगों ने जस्ट एटम के स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है। नाउ हम लोग इसको मज़ीद डिटेल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमारे पास शेल्स एंड ऑर्बिट्स आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक डिस्क्रीट, यहाँ पे ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक डिस्क्रीट डिस्टेंस पे इसकी साइडों पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि बिटवीन दिस एंड दिस देयर इज नथिंग। मतलब अगर सपोज करें यहाँ पे जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके दरमियान आपके पास कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस जिस तरह से वैल्यू थी 0.01 0.02 0.03, तो ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से हो 1 2 3 1 और 2 के दरमियान कुछ भी नहीं है तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल पॉइंट्स। सो यहाँ पे अब आपके पास इन दो स्टेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कि वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि इस ऑर्बिट के अंदर हैं, इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस से दूर हैं, लेकिन इनसे ये जो आउटर ऑर्बिट के अंदर हैं इनसे वो करीब हैं। ठीक है।
अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं, वो आपके पास उनकी जो एनर्जी होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन, और इनकी लेस होगी एज़ कम्पेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनकी एनर्जी तो कम होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। अब टाइटली बाउंड का क्या मतलब है कि अगर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिट से निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल सकें। ठीक है। तो फ्यूचर में मैं इसको डिटेल के साथ जब एलईडी का कोई कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो इस कंसेप्ट को फिर से एलेबोरेट कर दूंगा कि जो है हम लोग डिफरेंट लाइट्स की जो एलईडीज होती हैं ग्रीन रेड ब्लू, वो किस तरह से अटेन कर लेते हैं। वो ये बिहाइंड यही फिनोमेना होता है कि आप लोग डिफरेंट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा रहे होते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइटनिंग पर्पस। सो एनी हो, हम लोग से डिटेल में नहीं जा रहे। फॉर द टाइम बिंग हमें ये अस्यूम करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स नियर टू द न्यूक्लियस हैं उनकी एनर्जी कम होती है लेकिन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन वो न्यूक्लियस के साथ लेस टाइटली बाउंड होते हैं। अब चूंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड भी कम होते हैं, तो इस वजह से हम लोग उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। यही कंसेप्ट हम लोग फर्दर डिफरेंट मेजर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के अंदर यूटिलाइज करेंगे। जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं टू द न्यूक्लियस उनकी एनर्जी कम होगी लेकिन वो टाइटली बाउंड होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी पे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होंगे। अब हाँ, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी, और जो आपके पास बाउंडनेस होगी वो लूज होना शुरू हो जाएगी। अम, अब ये जो हम लोगों ने कहा कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है ये डिस्क्रीट होगा, यानी कि इनके दरमियान कोई भी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है। अब जो आपके पास हर एक एनर्जी की जो डिस्क्रीट डिस्टेंस है वो एक ख़ास एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस डिस्क्रीट एनर्जी का जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, इस डिस्क्रीट एनर्जी का जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। अब इनको हम लोग हर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को हम लोग ऑर्बिट का नाम देते हैं। ये जो ऑर्बिट होते हैं वो मिलके जो ऑर्बिट होते हैं वो मिलके शेल्स बनाते हैं। मतलब जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की तादाद 1 होगी, जो सेकंड शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की तादाद 2 होगी, और जो थर्ड शेल है उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की तादाद 3 होगी। एंड फोर्थ शेल जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की जो तादाद होगी वो 4 होगी, यानी कि शेल नंबर विल डिफाइन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन दैट शेल। यानी कि 1 है तो उसके अंदर एक ऑर्बिट होगा, सेकंड शेल है तो उसके अंदर 2 ऑर्बिट होंगे, 3 शेल हैं तो उसके अंदर 3 ऑर्बिट्स होंगे। और इन शेल की जो नंबरिंग है वो हम लोग कुछ इस तरह सकते हैं 1 2 3 4 5 या फिर KLMN इसकी फॉर्म में करते हैं। अब वो जो 1 है वो क्लोजेस्ट 1 होगा, और जो आपके पास जैसे जैसे इसकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी वो आप न्यूक्लियस से क्या होना शुरू हो जाएगा, दूर होना शुरू हो जाएगा। सो अब वो इलेक्ट्रॉन जो कि फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैं, जो इलेक्ट्रॉन फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैं उनकी एनर्जी कम होती है लेकिन वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। अब एक एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि वो हाई एनर्जी लेवल के ऊपर होते हैं, और वो उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो मोस्ट आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब यहाँ पे अगर सपोज करें इस न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल वो आपके पास शेल नंबर 2 है। ठीक है। इस शेल के अंदर पाए जाने इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या इस शेल को हम लोग क्या कहेंगे, यही आउटरमोस्ट शेल है, यानी कि इसके बाद मजीद शेल नहीं है, तो इस शेल को हम लोग क्या नाम देंगे, वैलेंस शेल।
और इस वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या नाम देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम होगा, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम होगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, वैलेंस शेल, और उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या नाम देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं की मदद से हम लोग डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा ये जो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, वो आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है या कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, उसको हम लोग इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही डिफाइन करते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फर्दर हमें हेल्प आउट करते हैं ताकि हम लोग किसी मटीरियल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फर्दर कि जो आपके पास एक चीज़ हमेशा से ज़हन में रखनी है कि मैं बार बार सेंटेंस इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आगे फ्यूचर में यूज़ होगा बार बार। जो इलेक्ट्रॉन नियर टू द न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी कम होगी लेकिन वो टाइटली बाउंड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नियरेस्ट वन, और लेकिन वो आपके पास लूजली बाउंड होंगे। जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो आपके पास वैलेंस शेल कहलाएगा, और वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाउ दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वो डिटरमाइन करते हैं या डिफाइन करते हैं। नाउ जैसा हमने थोड़ी देर पहले बोला कि जो एटम्स हैं वो नेचुरली न्यूट्रल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो सेम होती है। अब होता क्या है कि ये जो वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, लेकिन और उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और साथ लूजली बाउंड होते हैं, ये सराउंडिंग से कोई एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं। वो लाइट सोर्स से हो सकती है, वो आप यानी हीट सोर्स से उसको क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, और एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद इस एटम की विसिनिटी से बाहर आ जाते हैं, यानी कि इस एटम की हदूद से बाहर आ जाते हैं लेकिन विद इन मटीरियल रहते हैं। और वो जो एटम्स की हदूद से बाहर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अब्जॉर्बिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की विसिनिटी से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एस्केप कर जाते हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन इस वजह से क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम की हदूद से बाहर आ चुके हुए हैं। सो वो विद इन एटम क्या कर सकते हैं, फ्रीली वन एटम टू अनदर एटम टू थर्ड एटम वो मूव कर सकते हैं। सो इस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो फ्री एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। अब जब किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर चला जाएगा, तो जो उसकी न्यूट्रलिटी होगी, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो उस पूरे एटम के ऊपर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई है तो, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई है, तो उसके ऊपर जो नेट इफेक्ट होगा या नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, और उसको हम लोग पॉजिटिव आयन का नाम देंगे। एंड सिमिलरली आप जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन एटम, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम मूव कर रहा होता है, तो वो वॉल्स ऑफ द मटेरियल एंड विद अदर एटम्स कोलाइड कर रहा होता है, एंड ड्यूरिंग दैट कोलिजन वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ एनर्जी डिसिपेट करता है, यानी कि वो डिस्चार्ज करता है एनर्जी। और जैसे ही वो एनर्जी डिस्चार्ज करता है तो वो किसी दूसरे एटम के अंदर, वो एटम के वैलेंस शेल के अंदर वो फॉल कर जाता है। सो जैसे ही वो किसी दूसरे एटम के वैलेंस शेल के अंदर फॉल करता है तो पहले उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। सो जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। सो इस वजह से तादाद बढ़ने से उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन वाला, वो प्रिवेल कर जाता है। सो उसको हम लोग नेगेटिव आयन का नाम देते हैं। तो थ्रू दिस प्रोसीजर जो आपके पास नेचुरली अकरिंग न्यूट्रल एटम होता है वो आयनाइज्ड होता है, वो पॉजिटिव आयन भी बन जाता है और नेगेटिव आयन भी बन जाता है ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट करने की वजह से वैलेंस शेल को छोड़ते हैं, और वैलेंस शेल को अंदर अंदर जब आते हैं तो वो कोरोस्पोंडिंग नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनाते हैं।
सो एनी हो, नेक्स्ट जो है, अब हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n²। स्मॉल एन विल डिफाइन द शेल नंबर। अगर फर्स्ट किया आपके पास फर्स्ट शेल है तो देन जो है आपके पास एन की वैल्यू स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 है। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल एन आएगा कैपिटल एन की बजाय, बस एन की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट शेल है तो 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, 2 होगी। और उसके बाद जो सेकंड शेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, सेकंड शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एन 2 पुट करने के बाद 8 होगी, यानी कि जो सेकंड शेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड शेल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, एंड फोर्थ शेल जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 होंगे, एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी शेल की अंदर मौजूद पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद पाए जा सकते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल के अलावा जो इनर शेल होंगे वो तमाम कंप्लीटली फिल्ड होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट आउटर मोस्ट शेल, यानी कि एक्सेप्ट वेलेंस। आउटर मोस्ट जो शेल है उसको हम लोग वेलेंस शेल का नाम देते हैं। सो जो वेलेंस शेल के अलावा जितने भी इनर शेल्स होंगे वो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होंगे। मसलन यहाँ पे आपके पास ये 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले वो क्या करेगा, इनर शेल को फिल करेगा। इसके अंदर क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो यहाँ पे वो 2 को फिल करेगा, उसके बाद नेक्स्ट शेल में आ जाएगा। अब नेक्स्ट शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एटम था जिसके अंदर 6 प्रोटॉन थे और न्यूट्रलिटी की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर आ गए। सो रिमेनिंग आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो वैलेंस शेल होगा। सो इट्स मीन इसके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी, 4 होगी। एंड सो ऑन, जैसे आप यहाँ पे भी अज्यूम कर सकते हैं, अगर ये 14 था तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 थे और सेकंड शेल के अंदर आप काउंट कर लें तो 8 ही होंगे, और जो रिमेनिंग 4 बचेंगे वो उसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जो है उसमें आ जाएंगे। सो एनी हो, नेक्स्ट कॉपर एटम जिसके अंदर 29 है, उसमें 2, 8 और उसके बाद 18 और उसके बाद रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन बचता था, और वो आपके पास क्या आ गया, आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ गया। नाउ अब हम लोग इन कंसेप्ट को थोड़ा सा अनदर, जो कि ये बातें आपने पहले से किसी ना किसी लेवल के ऊपर पढ़ी होंगी, ये मैं थोड़ी सी रिपीट कर रहा था। नाउ एक अनदर कंसेप्ट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे टू डिस्कस्ड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जो कि फर्दर यूज़ होती हैं कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट करेगा विद इन द मटेरियल। तो उसको नाम हम देते हैं कोर का नाम। नाउ कोर क्या चीज़ है, कोर बेसिकली वो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि न्यूक्लियस क्या करता है, अपने सराउंडिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है। यानी कि कोर बेसिकली क्या चीज़ है, न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है अपने वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और वो जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, कोर कहलाएगी। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए प्रोटॉन्स हैं वो अपने वैलेंस शेल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी मदद से वो उनको अपने साथ क्या करके रखता है, बाउंड करके रखता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोर का नाम देते हैं, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा ये कोर होगी मतलब इसका होगा कि उतनी उसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तो उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से निकालना मुश्किल होगा, यानी कि उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि उसको हम लोग वैलेंस शेल से क्या कर सकें, बाहर ला के फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकें। क्योंकि हमें जब करंट को फ्लो करवाना है तो देन हमारे पास जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने हमारे पास करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। सो जितनी कोर की वैल्यू ज़्यादा होगी
उतना ही वो जो वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड होंगे। जितनी बाउंडनेस ज़्यादा होगी उतनी आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि आप इन आउटर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें, इस एटम की वैसिनिटी, इसकी हदूद से बाहर निकाल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना सकें। सो कोर जो है वो बेसिकली क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर अप्लाई करता है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से कि अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से इनर मोस्ट शेल इनर शेल्स के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को माइनस कर दें तो आपके पास कोर की वैल्यू आ जाएगी। मसलन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, 14 है, और इनर शेल 2 हैं। पहले के अंदर आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे के अंदर 8 हैं। 8 और 2 10 हो गए। 10 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो देन आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो 4 बनेगी। और वो जो उसके ऊपर कोर अप्लाई कर रहा होगा वो +4 की कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 6 प्रोटॉन्स हैं, इनर शेल इसका एक ही है और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास +4 बचेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद 29 है, -2 27 रह गया, -8 21 बच गया, एंड -2 करेंगे तो 27, -8 करेंगे तो 19 बच गया। 19 में से 18 माइनस करेंगे इस शेल की वैल्यू तो देन वो आपके पास क्या होगा, +1 बचेगा, और कोर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस आ गई। नाउ एक क्वेश्चन जेन में आना चाहिए कि हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को काउंट करके हम लोग उसकी कोर की वैल्यू को बता सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी कोर +4 होगी। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी कोर +4 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद एक है आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो उसकी तादाद क्या होगी, +1 होगी। सो ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन ये कंसेप्ट गलत होगा। ये न्यूट्रल एटम के लिए तो ठीक होगा लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जो अच्छे कंडक्टर होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है कि वो वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वैलेंस शेल से एस्केप कर जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। सो और वो आपके पास रिमेनिंग जो होगा वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो आपके पास जो है वो आयन बन चुका होगा। सो हमें ये नहीं पता चलता कि वो एटम आयन है या जो है ना न्यूट्रल है। सो या फिर वो एटम जो है वो जो सराउंडिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स था उसको अगर सपोज करें ये जो एटम है अपनी सराउंडिंग से किसी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसकी जो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, वेरी करेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सराउंडिंग में 30 हो जाएंगे और प्रोटॉन 29 होंगे तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो माइनस आ जाएगा। सो उस वक्त जब हम लोग इसकी सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोर को हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे तो इसका क्या मतलब होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसकी सराउंडिंग में कितने हो गए, 30 हो गए। 30 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 28, 8 माइनस करेंगे 20, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो देन आपके पास क्या, 18 माइनस करेंगे तो बाकी 2 बचेगा। तो इसकी उस वक्त आयन की केस में क्या होगी, कोर चेंज हो चुकी होगी। सो इस वजह से हम लोग इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से इनर शेल्स के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो वो हमारे पास कोर आ जाती है। सो अगेन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो इनर मोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैविंग लेस एनर्जी बट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, एंड आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं आर हैविंग मोर एनर्जी बट लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। और ये जो वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद या हीट सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच वी विल बी यूजिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट लेक्चर्स। सो होपफुली आप लोगों को इन पॉइंट्स की समझ आ गई होगी और अगर कोई रिमेनिंग पॉइंट है क्या हो तो आप लोग क्वेश्चंस की फॉर्म में ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं।
सो आई एम अगेन आस्किंग अगेन एंड अगेन कि आप लोगों को जो भी कोई मसला हो आप लोग ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस की फॉर्म में टाइप करके पूछ सकते हैं। डोंट हेजिटेट। अगर आप हेजिटेट करते रहेंगे तो आपका ही मसला रहेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन की नेचर जैसी भी होगी, छोटा क्वेश्चन हो, स्मॉल क्वेश्चन हो, बेसिक क्वेश्चन हो, लार्ज क्वेश्चन हो, आई विल अप्रिशिएट द पर्सन हु विल continuously asking me the questions relevant to the subject. So मैं उसको आंसर्स भी करता रहूँगा। सो जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज़्यादा आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो कीप आस्किंग क्वेश्चन, वही आपके लिए बेहतर होगा। सो फॉर दिस लेक्चर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।